तो नमस्कार। राजनीति विज्ञान के सेकंड पार्ट यानी तुलनात्मक राजनीति से संबंधित आज हम क्वेश्चनों को एनालिसिस करेंगे। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, जब मैं राजनीति विज्ञान शीर्षक के अंतर्गत श्रेष्ठ परीक्षा प्रश्नों को देखता हूं तो मुझे प्रश्नों पर नहीं शीर्षक पर खेद होता है। यह कथन किसका है? तो आगामी नेट के लिए बहुत ही प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे हैं आपको। वर्तमान में 110 प्लस वीडियो यहाँ पे अपलोड की जा चुकी हैं। प्लीज़ आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेटलैंड। यानी मेटलैंड कहते हैं कि जब मैं राजनीति विज्ञान शीर्षक के अंतर्गत श्रेष्ठ परीक्षा प्रश्नों को देखता हूं तो मुझे प्रश्नों पर नहीं शीर्षक पर खेद होता है। ये मेटलैंड का मानना है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बात करेंगे राजनीति विश्लेषण के आधार पर इस शब्द की अनिश्चितता और पूर्वानुमान न कर पाने की क्षमता को लेकर मेटलैंड ने कहा है कि जब मैं राजनीति विज्ञान शीर्षक के अंतर्गत श्रेष्ठ परीक्षा प्रश्नों को देखता हूं तो मुझे प्रश्नों पर नहीं शीर्षक पर खेद होता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। हॉब्स के अनुसार निम्न में से कौन सा एक कानूनों पर प्रतिबंध के रूप में कार्य करता है? तो कानूनों पर प्रतिबंध के रूप में कार्य करने वाला प्राकृतिक कानून है, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं प्राकृतिक कानून बुद्धि द्वारा खोजा गया प्रत्यादेश है जिसका उद्देश्य है आत्म परीक्षण। कोई भी ऐसा कानून जो व्यक्ति के जीवन को संकट में डालता हो उसका उल्लंघन किया जा सकता है। हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक कानून ऐसे कानूनों पर प्रतिबंध के रूप में कार्य करता है जो कि लोगों के जीवन को हरण करने वाला हो। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो तुलनात्मक राजनीति के बारे में कौन सा इसमें रॉन्ग है पूछा गया है। तो बात करेंगे तुलनात्मक राजनीति जो है आदर्श राज्य की स्थापना करती है। तुलनात्मक राजनीति विश्व को कम भ्रांतिपूर्ण बनाती है। तुलनात्मक राजनीति इस पूर्वाभास में मदद करती है कि विश्व किस ओर अग्रसर है। और तुलनात्मक राजनीति उन संस्थाओं और प्रथाओं को बनाती है जो हमारी अपनी ओर से बेहतर व बदतर हैं। तो यानी बी और सी और डी इसमें राइट हो जाएगा, ए इसमें रॉन्ग हो जाएगा। तुलनात्मक राजनीति जो है आदर्श राज्य की स्थापना नहीं करती है। आप देख सकते हैं तुलनात्मक राजनीति आदर्श राज्य की स्थापना नहीं करती बल्कि वे तथ्य अवश्य प्रस्तुत करती है जिनको अपनाकर कोई भी शासन प्रणाली और बेहतर दिशा में आगे बढ़ सके। तुलनात्मक राजनीति में अभी तक आदर्श राज्य का कोई स्वरूप नहीं हुआ है। अर्थात तुलनात्मक राजनीति जो है तथ्यों पे, सिद्धांत पे बात करती है, न कि आदर्श राज्य की स्थापना की बात इसके द्वारा की जाती है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। तुलनात्मक राजनीति के दृष्टिकोण के रूप में संस्थापरकवाद इस तथ्य से सीमित है कि, तो इसमें देख लेते हैं, शक्ति धारक जो निर्णय लेते हैं वे संस्थागत मानकों द्वारा स्वीकृत होते हैं पर निर्धारित नहीं। सभी देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं होती है, बिल्कुल राइट हो जाएगा। सभी देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं होती है और सभी देशों में लिखित संविधान भी नहीं होता है, ये भी बिल्कुल राइट हो जाएगा। दूसरा और तीसरा इसमें राइट हो जाएगा, पहला इसमें रॉन्ग हो जाएगा। आप देख सकते हैं तुलनात्मक राजनीति के संस्थापक दृष्टिकोण के अनुसार जो निर्णय प्रक्रिया में भाग लेते हैं वे संस्थागत मानकों द्वारा स्वीकृत होने के साथ साथ निर्धारित भी होते हैं। तो अन्य जो है सेकंड और थर्ड क्वेश्चन इसमें राइट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से तुलनात्मक राजनीति का उद्देश्य है। तो तुलनात्मक राजनीति का उद्देश्य जो है दार्शनिक लक्ष्य भी है, वैज्ञानिक लक्ष्य भी है, शासन नीति के प्रयोग का लक्ष्य भी है, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी तुलनात्मक राजनीति के परंपरागत उपागम की विशेषता नहीं है? तो तुलनात्मक राजनीति के परंपरागत उपागम की विशेषता बोल रहा है तो अवैज्ञानिक अध्ययन, यानी डी इसमें रॉन्ग हो जाएगा। बाकी अनुभववादी अध्ययन, मानकीय अध्ययन और औपचारिक संस्थागत अध्ययन तीनों राइट हो जाएंगे। आप देख सकते हैं अवैज्ञानिक की बात करें तो अवैज्ञानिक अध्ययन, जब तुलनात्मक राजनीति जो है तथ्यों पर बात करते हैं तो अवैज्ञानिक तो इसका आंसर हो ही नहीं सकता, तो डी इसमें रॉन्ग हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में पारंपरिक उपागमों में उपेक्षा हुई है तो अनुभविक अनुसंधानों की उपेक्षा हुई है। बाकी जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में पारंपरिक उपागमों में अनुभविक तथ्यों पर जोर नहीं दिया गया है और तथ्यों के सुनिश्चित परिणाम का अभाव ही रहा है। और पारंपरिक उपागम में सरकारों का अध्ययन, संस्थाओं के वर्णन तथा संविधानों की तुलना पर बल दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए। एक बार सभी लोग, जितने भी लोग आप देख रहे हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि अधिक से अधिक और वीडियो आप लोगों के लिए हम
लाते रहें। तुलनात्मक राजनीति सब कुछ है या कुछ भी नहीं, यह कथन किसका है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर जो है जी.के. रॉबर्ट्स का है, यानी 20 का राइट आंसर हो जाएगा। जी.के. रॉबर्ट्स कहते हैं कि तुलनात्मक राजनीति जो है सब कुछ है या कुछ भी नहीं। तो देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। तुलनात्मक राजनीति विभिन्न परिवेश तथा विभिन्न देशों में राजनीतिक व्यवस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन करता है। इसके अध्ययन के विषय वस्तु को लेकर हमेशा संशय बना रहता है कि यह केवल राजनीतिक संस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन है या इसमें राजनीतिक विकास, राजनीतिक आधुनिकीकरण या सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विकास आदि विषय को शामिल किया जाए। किसी विषय वस्तु के संदर्भ में जी.के. रॉबर्ट्स ने अपनी शोध कंपैरेटिव पॉलिटिक्स टुडे में लिखा है कि तुलनात्मक राजनीति या तो सब कुछ है या कुछ भी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, अध्यक्षात्मक शासन सैद्धांतिक आधार है। तो अध्यक्षात्मक शासन का जो सैद्धांतिक आधार है वह शक्तियों का पृथक्करण यानी पावर ऑफ सेपरेशन की बात कर रहा है, यानी 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। अध्यक्षात्मक शासन का सैद्धांतिक आधार जो है शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत है, जो शासन के विभिन्न अंगों में शक्तियों के वितरण से संबंधित है। और अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो शक्ति पृथक्करण का जो सिद्धांत का अर्थ यह है कि शासन की शक्तियां, दायित्व एवं नियंत्रण किसी एक व्यक्ति का या संस्था के हाथ में केंद्रित न रहे, बल्कि वे शासन की विभिन्न शाखाओं में बटे हो और ये शाखाएं एक दूसरे से स्वाधीन हो। अगला क्वेश्चन है, तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन समसामयिक राजनीति विज्ञान का हृदय है। यह किसने कहा था? तो तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन जो है समसामयिक राजनीति विज्ञान का हृदय है, यह एम कर्टिस के द्वारा कहा गया था, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान समय में तुलनात्मक राजनीति के विभिन्न देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं या संस्थात्मक, अध्यक्षात्मक, संघात्मक, एकात्मक निर्णय निर्माण प्रक्रिया, शक्ति संरचना तथा शासन प्रणालियों का अध्ययन किया जाता है। इसके अलावा इसमें राजनीतिक विकास, राजनीतिक समाजीकरण, आधुनिकीकरण, सांस्कृतिकरण आदि का भी अध्ययन किया जाता है। और इसके महत्व को देखते हुए एम कर्टिस ने लिखा है कि तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन जो है समसामयिक राजनीति विज्ञान का हृदय है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, तुलनात्मक राजनीति का प्रथम अग्रगामी विचारक कौन है? तो तुलनात्मक राजनीति का जो प्रथम अग्रगामी विचारक है कौन है? तो अरस्तु, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तुलनात्मक राजनीति का प्रथम अग्रणी विचारक जो है अरस्तु को माना जाता है। 158 संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन करने के पश्चात अरस्तु ने यूनान के लिए अपेक्षाकृत बेहतर शासन प्रणाली की रूपरेखा बनाई थी। इसीलिए तुलनात्मक राजनीति का प्रथम अग्रणी विचारक जो है अरस्तु को माना जाता है, क्योंकि उन्होंने 158 संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन अरस्तु के ही द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, सरकार का व्यवस्थित वर्गीकरण सर्वप्रथम प्रस्तुत किया गया था। तो सरकार का व्यवस्थित वर्गीकरण जो है सबसे पहले सर्वप्रथम जो प्रस्तुत किया गया था अरस्तु के द्वारा ही प्रस्तुत किया गया था, यानी 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं सरकार का व्यवस्थित वर्गीकरण जो सर्वप्रथम अरस्तु द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अरस्तु के वर्गीकरण का आधार यह था कि क्या किसी देश में सत्ता के एक व्यक्ति के हाथ में रहती है, गिने चुने लोगों या फिर बहुत सारे व्यक्तियों के हाथ में। अरस्तु का ध्येय इसी वर्गीकरण के आधार पर आदर्श शासन प्रणाली की रूपरेखा प्रस्तुत करना था। यद्यपि अरस्तु से पूर्व प्लेटो ने अपने पुस्तक पॉलिटिक्स या स्टेट्समैन में राजनीतिक व्यवस्थाओं का वर्गीकरण किया था, किंतु अरस्तु को ही सर्वप्रथम वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित वर्गीकरण का श्रेय दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन सा संवैधानिक सरकार की प्रकृति को ठीक प्रकार स्पष्ट करता है? तो कौन करता है? सीमित शासन, बिल्कुल राइट हो जाएगा। शक्तियों के स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा और व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा, उपयुक्त सभी, यानी उपयुक्त सभी इसमें डी राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं संवैधानिक सरकार के प्रमुख लक्षण जो है सीमित शासन, स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा, व्यक्ति के अधिकारों की सुरक्षा, संपत्ति का अधिकार और अनुबंध की स्वतंत्रता एवं कानूनों का समान संरक्षण आदि हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सी समस्या तुलनात्मक राजनीति की समस्या नहीं है? तो तुलनात्मक राजनीति की समस्या कौन सी है? धार्मिक मतभेद की समस्या जो है तुलनात्मक राजनीति की समस्या नहीं है। आप देख सकते हैं तुलनात्मक राजनीति की जो प्रमुख समस्याएं हैं वो कौन कौन सी हैं? अमूर्तीकरण के स्तर एवं वर्गीकरण, तथ्य एकत्रीकरण, मानकों, संस्थानों व व्यवहार के अंतर्संबंध की समस्या, पृष्ठभूमि परिवर्तनों की समस्या। प्रश्न में दी गई समस्या इन्हीं मुख्य समस्याओं की उपसमस्याएं हैं, जिनमें से धार्मिक मतभेद की समस्या तुलनात्मक राजनीति की समस्या जो है नहीं है। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक विकास का साधन है। तो राजनीतिक विकास का साधन जो है राष्ट्रीयता की भावना, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा। इसमें जो राजनीतिक विकास का साधन राजनीतिक दल भी हैं, क्रांतिकारी नेता भी हैं और राष्ट्रीयता की भावना भी है, इसलिए डी इसका राइट आंसर
हो जाएगा। राजनीतिक दल, क्रांतिकारी नेता, राष्ट्रीयता की भावना राजनीतिक विकास के साधन हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा सरकार के संस्थात्मक और अधिष्ठात्मक शासन प्रणाली से संबंधित क्वेश्चन है। निरंकुश संसद का तात्पर्य है, तो निरंकुश संसद का तात्पर्य है तो संसद के किसी दल का बहुमत नहीं है उसे ही, सॉरी निरंकुश नहीं, त्रिशंकु संसद का तात्पर्य है पूछा गया है। तो त्रिशंकु किसे कहते हैं? संसद में जब किसी भी दल का बहुमत नहीं है होता है और 2 से अधिक पार्टियां मिलकर गठबंधन करके सरकार का निर्माण करते हैं, उसे ही त्रिशंकु संसद का निर्माण कहा जाता है, यानी त्रिशंकु के नाम से जाना जाता है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं आम संसदीय चुनाव के पश्चात जब किसी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में त्रिशंकु या लटकती हुई संसद कहा जाता है। इसका परिणाम होता है कि चुनाव के पश्चात मिली जुली अर्थात गठबंधन की सरकार या पुनः नए निर्वाचन की घोषणा। अगला है अल्पतंत्र का लौह नियम सिद्धांत किसने दिया था? तो अल्पतंत्र का जो लौह नियम का सिद्धांत दिया था वो रॉबर्ट मिचेल्स के द्वारा दिया गया था, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। देखिए आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं इसका। रॉबर्ट मिचेल्स ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक पॉलिटिकल पार्टी में अल्पतंत्र के लौह सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। उन्होंने जर्मन डेमोक्रेटिक पार्टी का अध्ययन करने के उपरांत स्पष्ट किया कि समाज में भी संगठन हो उसका नेतृत्व गिने चुने लोगों के हाथों में होता है। उनके अनुसार लोगों का बहुत बड़ा भाग सुस्त, उदासीन और राजनीतिक दृष्टि से तटस्थ होता है। सातिर लोग इस स्थिति का लाभ उठाकर नेतृत्व प्राप्त कर लेते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। राजनीतिक चिंतन के लिए सामान्यतया एक्विनास का कानून विषयक विवेचन संभवतः उसकी महानतम देन है, यह कथन किसका है? तो ये कोकर के द्वारा कहा गया था कि एक्विनास, थॉमस एक्विनास का जो कानून विषयक विवेचन है वो उसकी महानतम देन है। तो बात करेंगे फ्रांसिस विलियम कोकर ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक जो है रीडिंग इन पॉलिटिकल फिलोसॉफी में एक्विनास के बारे में कहा कि राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में कानून विषयक विवेचन उनकी क्यों है? महान देन है। अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था के संदर्भ में ऐसा कहा जाता है कि संसद पर कैबिनेट मंत्रिपरिषद का वर्चस्व होता है। ये ब्रिटिश संसद के बारे में कहा जाता है। ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था में बहुमत प्राप्त राजनीतिक दल के द्वारा सरकार का निर्माण किया जाता है। अपने बहुमत के बल पर ही मंत्रिपरिषद का संसद पर वर्चस्व स्थापित हो जाता है और सामूहिक उत्तरदायित्व और व्हिप्स जो है जारी करना जैसे प्रावधानों की वजह से संसद कैबिनेट पर नहीं बल्कि कैबिनेट संसद पर नियंत्रण स्थापित कर चुकी है। नोट, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि ब्रिटेन में राजा के पास वीटो पावर नहीं है, लेकिन वीटो पावर तो है पर उसका उपयोग जो है सामग्री एन के समय से नहीं हुआ है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। कौन सी सरकार को उत्तरदायी सरकार के नाम से भी जाना जाता है? तो उत्तरदायी सरकार को संसदीय शासन प्रणाली को ही उत्तरदायी सरकार के रूप में जाना जाता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कार्यपालिका और विधायिका के पारस्परिक संबंधों के आधार पर संसदीय और अधिष्ठात्मक शासन प्रणाली का विभाजन किया जाता है और संसदीय शासन में कार्यपालिका संसद के प्रति जो है उत्तरदायी होती है और इसीलिए उत्तरदायी सरकार के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, यह कथन किसका है कि संसदीय शासन प्रणाली में मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व की ओट्स में नौकरशाही शासन करती है? तो ये रैमजे म्यूर के द्वारा कहा गया था, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लोकतंत्रीय संसदीय शासन प्रणाली में नौकरशाही की बढ़ती हुई शक्तियों के संदर्भ में यह कथन रैमजे म्यूर का है कि उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हाउ ब्रिटेन इज गवर्नड में नौकरशाही की तुलना फ्रैंकस्टीन दानव से की है, जो अपने सृजनकर्ता को ही खा जाता है। ये रैमजे म्यूर का मानना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय नियंत्रण की विधि नहीं है? तो संसदीय नियंत्रण की विधि जो है राष्ट्रपति का अभिभाषण जो है संसदीय नियंत्रण की विधि नहीं है। बाकी संसदीय प्रश्न, किसी विषय पर आधे घंटे की बहस करना और बजट पर चर्चा करना, ये संसदीय नियंत्रण की जो है विधि है। राष्ट्रपति का अभिभाषण जो है संसदीय नियंत्रण की विधि नहीं है। देख लेते हैं, संसदीय साधारण निर्वाचन के पश्चात तथा प्रत्येक वर्ष सदन का सत्र प्रारंभ होने पर राष्ट्रपति दोनों सदनों के समवेत सभा के समक्ष अभिभाषण प्रस्तुत करता है। इस अभिभाषण का उद्देश्य सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रमों की रूपरेखा प्रस्तुत करना होता है। राष्ट्रपति का अभिभाषण जो है संसदीय नियंत्रण विधि के अंतर्गत नहीं आता है और न ही इस अभिभाषण के लिए राष्ट्रपति संसद के प्रति उत्तरदायी है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कानूनी अधिसत्ता किसके अधीन है? तो भारत में जो कानूनी अधिसत्ता है वो संसद के अधीन है, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कानून कौन बनाता है? संसद बनाती है।
तो कानूनी संप्रभुता का संबंध उस संस्था से है जिसे अंततः कानून निर्माण का प्राधिकार प्राप्त है। भारत में कानून निर्माण के लिए अंतिम रूप से संसद उत्तरदायी है अथवा कानूनी प्रभुसत्ता इसी के अधीन है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का स्वरूप निम्न में से कौन सा है? तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का जो स्वरूप है वो कैसा है? गणतंत्रीय, संघीय और संसदीय, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो भारतीय संसदीय व्यवस्था है उसका स्वरूप गणतंत्रीय, जो राजनीतिक व्यवस्था है उसका स्वरूप जो है गणतंत्रीय है और संघीय है और संसदीय है। अध्यक्षात्मक जो है पहला रॉन्ग हो जाएगा, अध्यक्षात्मक तो हो ही नहीं सकता, ये अमेरिका का है। दूसरे बी में एकात्मक है, एकात्मक जो है चाइना में है यानी नॉर्थ कोरिया में है, तो एकात्मक भी नहीं हो सकता। और डी वाला में भी एकात्मक ऑप्शन भी है और अध्यक्षात्मक ऑप्शन भी है, तो डी वाला भी वैसे ही रॉन्ग हो जाएगा। तो इसमें सी राइट आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का स्वरूप गणतंत्री संसदीय व्यवस्था है। संघात्मक संविधान के अंतर्गत मुख्यतः दो प्रकार की सरकारों की स्थापना की जाती है, संसदीय और अध्यक्षात्मक। भारतीय संविधान ने संसदीय सरकार की स्थापना की है। और गणतंत्र लोकतंत्र शब्द इस बात का परिचायक है कि भारत की सरकार की शक्ति का स्रोत भारत की जनता है। वो आप जो है भारत की प्रियम्बल में भी देख सकते हैं, प्रस्तावना में भी देख सकते हैं। तो जो भारत की प्रस्तावना में ही हम भारत के लोग से शुरू होता है, अर्थात तो हम भारत के लोग का मतलब है तो जो सरकार की शक्ति का स्रोत भारत की जनता है। एक संघात्मक संविधान में सामान्यतः अग्रलिखित आवश्यक तत्व पाए जाते हैं, जैसे शक्तियों का विभाजन, संविधान की सर्वोपरिता, लिखित संविधान, संविधान संशोधन की कठिन प्रक्रिया और न्यायपालिका का प्राधिकार। संघात्मक संविधान में उपयुक्त वर्णित सभी आवश्यक तत्व जो है भारतीय संविधान में विद्यमान हैं। अगला है, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत कार्यपालिका के सदस्य जो हैं किसी भी सदन के सदस्य हो सकते हैं। ये सी आंसर हो जाएगा, यानी अध्यक्षात्मक जो शासन व्यवस्था है उसके अंतर्गत कार्यपालिका के जो सदस्य होते हैं किसी भी सदन के सदस्य हो सकते हैं। अध्यक्षात्मक जो शासन व्यवस्था में कार्यपालिका के सदस्य या अध्यक्ष विधानमंडल के अंग नहीं होते हैं। विधानमंडल उसके कार्यकाल में उनको पद से हटा नहीं सकती। कार्यकाल भी विधानमंडल को समय से पहले भंग करने का निर्णय नहीं कर सकती है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में तो सरकार संसद से पूर्ण रूप से अलग होती है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है उसमें सरकार जो है संसद से पूर्ण रूप से क्या होती है, अलग होती है। और वही संसदीय प्रणाली की बात करेंगे तो सरकार संसद से पूर्ण रूप से जो है पूरक होती है, इसमें अलग नहीं होती है। आप देख सकते हैं इसको, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में राष्ट्रपति कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है, अर्थात समस्त कार्यकारिणी शक्ति जो है राष्ट्रपति में निहित होती है। राष्ट्रपति का निर्वाचन सीधे जनता द्वारा किया जाता है और कार्यपालिका अपनी अवधि तथा शक्तियों आदि के विषय में व्यवस्थापिका से स्वतंत्र होती है और मंत्रिमंडल के सदस्य विधानमंडल के सदस्य नहीं होते हैं। और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका का प्रधान दलगत विवादों से मुक्त रहता है, उसकी कालावधि निश्चित होती है और सरकार में स्थायित्व होता है। ये अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की खासियत होती है कि इसका जो कालावधि होती है निश्चित होता है, फिक्स होता है, उससे पहले समाप्त नहीं किया जा सकता और सरकार में जो है स्थायित्व रहता है। और वहीं संसदीय शासन प्रणाली की बात करेंगे तो निश्चित अवधि भी नहीं होती है और स्थायित्व की संभावना भी नहीं होती है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका का प्रधान अपने मंत्रिमंडल में पूरे देश से योग्यतम व्यक्तियों की नियुक्ति कर सकता है। उसकी पसंद जो है संसदीय प्रणाली की भांति केवल विधानमंडल में निर्वाचित प्रतिनिधियों तक ही सीमित नहीं रहती है। सरकार का वर्गीकरण संसदीय तथा अध्यक्षात्मक के रूप में किया जाता है, तो विधायिका एवं कार्यपालिका के बीच संबंधों के आधार पर, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की मुख्य विशेषता है। तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली जो है उसकी मुख्य विशेषता जो है उपयुक्त सभी है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, बिल्कुल अमेरिका में जो है इसका प्रमुख, जैसे हमारे देश में पार्लियामेंट्री सिस्टम है, प्रधानमंत्री प्रमुख होते हैं, वहाँ पे क्या होता है कार्यपालिका का जो प्रमुख जो है राष्ट्रपति होता है। और राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद की नियुक्ति स्वयं करता है और राष्ट्रपति व्यवस्थापिका का विघटन नहीं कर सकता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, आप एक्सप्लेनेशन को रीड कर सकते हैं। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की मुख्य विशेषताएं दी गई हैं, इन सभी को आप लोग वीडियो पॉज करके रीड कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, किसने अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली पद का सर्वप्रथम प्रयोग किया था? तो किसके द्वारा किया गया था अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली पद का सर्वप्रथम प्रयोग? ये वॉल्टर वेजहॉर्ट के द्वारा किया गया था, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली पद का प्रयोग सर्वप्रथम वॉल्टर वेजहॉर्ट ने अपनी पुस्तक द इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूट में किया था।
या इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन में किया था। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका अध्यक्ष व मंत्री विधानसभा के सदस्य नहीं होते हैं, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। आप देख सकते हैं कोई शासन प्रणाली अध्यक्षात्मक है या नहीं, इस प्रश्न का उत्तर जो है कार्यपालिका और विधायिका के संबंधों पर आधारित है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर कार्य करती है। इसमें कार्यपालिका अध्यक्ष व मंत्री विधायिका के सदस्य नहीं होते हैं और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका का अध्यक्ष जो है वास्तविक अध्यक्ष होता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका अध्यक्ष जो होता है वास्तविक अध्यक्ष होता है, न कि नाम मात्र का, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका जो अध्यक्ष होते हैं वास्तविक अध्यक्ष होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अध्यक्षात्मक व्यवस्था में राष्ट्रपति प्रधान है, राज्य तथा सरकार दोनों का प्रधान होता है। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति को राज्याध्यक्ष और शासनाध्यक्ष दोनों कहा जाता है। भारत और ब्रिटेन जैसे संसदीय व्यवस्था वाले राज्यों में राष्ट्रपति राजा राज्याध्यक्ष होते हैं, जबकि प्रधानमंत्री सरकार जो पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है उसमें प्रधानमंत्री सरकार का अध्यक्ष होता है और अध्यक्षात्मक व्यवस्था में एक ही व्यक्ति यानी राष्ट्रपति राज्य का प्रधान और शासन का प्रधान दोनों का होता है। अगला क्वेश्चन है, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति जो होता है व्यवस्थापिका से स्वतंत्र होता है और संसदीय शासन प्रणाली की बात करेंगे वहाँ व्यवस्थापिका कार्यपालिका जो है एक दूसरे के पूरक होते हैं, यहाँ पे ये स्वतंत्र होते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, अध्यक्षात्मक व्यवस्था में कैबिनेट के सदस्य जिम्मेदार होते हैं, राष्ट्रपति के प्रति जिम्मेदार होते हैं, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कैबिनेट के सदस्य जो है राष्ट्रपति के प्रति जिम्मेदार होते हैं। राष्ट्रपति अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों को नियुक्त करता है और जब चाहे उन्हें पदच्युत भी कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में मंत्रिमंडल यानी कैबिनेट के सदस्य किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो ये राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से अध्यक्षात्मक सरकार किस देश में है, तो अध्यक्षात्मक जो सरकार है वो संयुक्त राज्य अमेरिका में है, बी राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में राष्ट्रपति कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है, अर्थात समस्त कार्यकारिणी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में अध्यक्षात्मक सरकार है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, संसदीय सरकार जिनके अभाव में कार्य नहीं कर सकती वो क्या है, राजनीतिक दल। ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी लिखित संविधान, कठोर संविधान और स्वतंत्र न्यायपालिका ये संसदीय सरकार के गुण हैं, बाकी राजनीतिक दल जो है अभाव में कार्य नहीं कर सकती है। आप देख सकते हैं लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में राजनीतिक दलों का आधारभूत स्थान रहता है। राजनीतिक दल ही राजनीतिक चेतना के केंद्र होते हैं। संसदीय सरकार में संपूर्ण राजनीतिक प्रक्रिया राजनीतिक दलों के आसपास ही घूमती रहती है। संसदीय निर्वाचन में भाग लेना हो, बहुमत प्राप्त कर सरकार बनाना हो या अपनी नीतियों को कार्यान्वित करना हो, ये सभी काम जो है राजनीतिक दलों के द्वारा किया जाता है। और लिखित संविधान, कठोर संविधान और स्वतंत्र न्यायपालिका ये उसकी विशेषताएं हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, संस्थात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। ये देखिए संसदीय शासन प्रणाली में जो कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है, अर्थात एक दूसरे के पूरक होते हैं, और वहाँ अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में क्या होता है, दोनों स्वतंत्र होती हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वह मुख्य सिद्धांत है जिस पर संसदीय प्रणाली निर्भर है, तो संसदीय शासन प्रणाली जो है व्यवस्थापिका के प्रति कार्यपालिका का उत्तरदायित्व जो होता है उस पर निर्भर होती है। अगला क्वेश्चन है, एक संसदीय सरकार में राज्य के प्रधान को कहा जाता है, तो संसदीय सरकार में राज्य के प्रधान को नाम मात्र की शक्ति यानी नाम मात्र का प्रधान कहा जाता है। और वहीं अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में वास्तविक शक्ति उसके हाथ में होती है, वो वास्तविक प्रधान होता है। आप देख सकते हैं संसदीय सरकार में राष्ट्रपति सांविधिक अध्यक्ष होता है, लेकिन वास्तविक शक्ति जो है मंत्रिपरिषद में निहित होती है, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होता है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति शासनाध्यक्ष के पास होती है, जबकि नाम मात्र की कार्यपालिका शक्ति राज्याध्यक्ष के पास होती है। राज्याध्यक्ष देश का संवैधानिक प्रधान होता है। अगला क्वेश्चन है, संस्थात्मक सरकार में कार्यपालिका अपने समस्त कार्यों तथा नीतियों के लिए उत्तरदायी होती है, तो किसके प्रति उत्तरदायी होती है, संस्थात्मक सरकार में विधायिका के प्रति, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संघात्मक संविधान का प्रमुख लक्षण है। अब संघात्मक संविधान की बात कर रहा है, तो संघात्मक संविधान का जो प्रमुख लक्षण है वह केंद्र और राज्य की दोहरी सरकारों से संबंधित है। संघात्मक संविधान यूएसए का संविधान है, इसमें जो है केंद्र व राज्य की दोहरी सरकारें रहती हैं।
आप देख सकते हैं संघात्मक संविधान में सामान्यतः निम्नलिखित आवश्यक लक्षण होते हैं। शक्तियों का विभाजन होता है, केंद्र में अलग और राज्य की अलग, राज्य का अलग कॉन्स्टिट्यूशन होता है और केंद्र का अलग। संविधान की सर्वोच्चता रहती है। संविधान सरकार के सभी अंगों कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका का स्रोत है। संविधान इनके अधिकार क्षेत्र की सीमा निर्धारित करता है अतः इन्हें संविधान द्वारा प्रदत्त अपने सभी अधिकारों और शक्तियों का प्रयोग संविधान द्वारा निर्धारित सीमा के अंदर ही करना होता है। और लिखित संविधान होता है। संविधान की परिवर्तनशीलता होती है और न्यायपालिका का प्राधिकार रहता है। आप इसको जो है अच्छे से रीड कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, भारत में किस कारण से शासन संघात्मक है। तो भारत में किस कारण से जो भारत का शासन है संघात्मक है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि संविधान में संघ व राज्यों के मध्य शक्तियों का वितरण यानी विभाजन किया गया है। शक्तियों को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है पावर ऑफ सेपरेशन के तहत। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची तीनों विषयों में डिवाइड किया गया है। राज्य सूची में ये विषय कार्य करेंगे और संघ सूची में ये विषय काम करेंगे, समवर्ती सूची में ये विषय काम करेंगे। इसीलिए भारत को संघात्मक शासन का निरूपण कहा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, संसदात्मक व अध्यक्षात्मक शासन रूप में सरकारों के वर्गीकरण का आधार क्या है। तो इसका आधार जो है विधायिका और कार्यपालिका के संबंधों के आधार पर है, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं संसदात्मक और अध्यक्षात्मक सरकारों के वर्गीकरण का आधार जो है विधायिका कार्यपालिका संबंध है। संसदीय प्रणाली के अंतर्गत कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है, जबकि अध्यक्षीय शासन प्रणाली के अंतर्गत कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है, न ही उसे विधानमंडल अपने पद से हटा सकती है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता नहीं है, पूछ रहा है। तो इसमें दोहरी कार्यपालिका होती है। दोहरी कार्यपालिका इसमें नहीं होती है, ए इसमें जो है इसकी विशेषता नहीं है। बाकी कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं है, ये राइट हो जाएगा। और कार्यपालिका का निर्वाचन एक निश्चित अवधि के लिए होता है, ये भी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, द्विसदनवाद निम्नलिखित शासन प्रणालियों में से किस एक की अनिवार्य विशिष्टता है। तो संघात्मक व्यवस्था, संघात्मक शासन व्यवस्था की ये विशिष्ट विशेषता है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं द्विसदनवाद संघात्मक शासन प्रणाली की अनिवार्य विशेषता है। अन्य महत्वपूर्ण तत्व की बात करें तो एक पूर्ण विकसित संघात्मक शासन प्रणाली की मुख्य विशेषताएं होती हैं, संविधान की सर्वोच्चता होती है, संघीय सरकार एवं संघ की इकाइयों के बीच शक्तियों का विभाजन यानी वितरण होता है, और संघ एवं इकाइयों के मध्य विवादों के समाधान हेतु एक सर्वोच्च न्यायिक सत्ता होती है, और संघ द्वारा नीति निर्माण में राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु द्विसदनीय व्यवस्था भी होती है। निम्नलिखित सरकारों की व्यवस्थाओं में दोहरा शासन किसका आवश्यक लक्षण है। तो दोहरा शासन जो है संघीय व्यवस्था का लक्षण है, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन संघात्मक संविधान का एक परम आवश्यक तत्व है, और संघीय व्यवस्था केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार के रूप में दोहरी शासन व्यवस्था की व्यवस्था करती है। संविधान के वे उपबंध जो संघीय व्यवस्था से संबंध रखते हैं उनमें राज्य सरकारों की सहमति के बिना परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो संघात्मक संविधान के अंतर्गत मुख्यतः दो प्रकार की सरकारों की स्थापना की जा सकती है, संसदीय और अध्यक्षात्मक। तो अमेरिका की बात करें तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है, और इंडिया की बात करें तो संसदीय शासन प्रणाली है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन भारत में एकात्मक विशेषता का समर्थन नहीं करता है। तो एकात्मक विशेषता का समर्थन कौन नहीं करता है, औपचारिक प्रधान के रूप में राष्ट्रपति। इसमें डी इसमें जो है राइट आंसर हो जाएगा इसका। आप देख सकते हैं भारतीय संविधान ने भारत में संसदीय सरकार की स्थापना की है, और अमेरिका में सरकार का स्वरूप अध्यक्षात्मक है। संसदीय सरकार में राष्ट्रपति सांविधिक अध्यक्ष होता है, लेकिन वास्तविक शक्ति जो है मंत्रिपरिषद में निहित होती है, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होता है। इस प्रकार मात्र औपचारिक प्रधान के रूप में राष्ट्रपति जो है भारत में एकात्मक विशेषता का समर्थन नहीं करता है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो अनुच्छेद 53 द्वारा संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित की गई है, लेकिन अनुच्छेद 74 में यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि वह उसका प्रयोग मंत्रिपरिषद की सहायता और मंत्रणा से ही करेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता एकात्मक शासन व्यवस्था की नहीं है। तो कौन सी, राष्ट्रीय एकता एवं स्थानीय स्वशासन में समन्वय जो है ये इसकी एकात्मक शासन की विशेषता नहीं है। आप देख सकते हैं एकात्मक शासन प्रणाली में राष्ट्रीय एकता एवं स्थानीय स्वशासन का समन्वय ये एक गंभीर समस्या है। इन समस्या के समाधान के लिए ही संघीय शासन व्यवस्था को उपयोगी माना जाता है। एकात्मक शासन के बारे में कहा जाता है कि केंद्रीय सत्ता में रक्त की अधिकता है और स्थानीय संस्थाएं जो है रक्ताभाव से पीड़ित होती हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, किसने एकात्मक राज्य की परिभाषा एक केंद्रीय सरकार के अंतर्गत संगठित राज्य के रूप में दी है। तो ये स्ट्रॉन्ग के द्वारा दी गई थी, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं बहुत से देशों में जैसे ब्रिटेन, फ्रांस,
चीन में एकात्मक शासन विद्यमान है, जिसकी मुख्य विशेषता है एक केंद्रीय शासन के हाथों में सारी शक्तियों का केंद्रीकरण होता है। CF स्ट्रॉन्ग के अनुसार एकात्मक राज्य वह है जो एक केंद्रीय सरकार के अधीन संगठित होता है तथा केंद्रीय सरकार अपने अंगों को विशेष शक्ति प्रदान करने वाले सभी कानूनों द्वारा आरोपित प्रतिबंधों से मुक्त होने के नाते समग्र राजनीतिक संगठन पर सर्वोच्च होती है। और वहीं एकात्मक राज्य की अन्य परिभाषाओं की बात करें तो फाइनर और डायसी के द्वारा भी इसमें परिभाषा दी गई है, आप इसे देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एकात्मक व्यवस्था का मुख्य लक्षण है। तो एकात्मक व्यवस्था का जो मुख्य लक्षण है वह शक्तियों का केंद्रीकरण, ठीक है। जो संघात्मक व्यवस्था है शक्तियों का विकेंद्रीकरण होता है और एकात्मक शासन व्यवस्था में शक्तियों का केंद्रीकरण होता है, अर्थात पूरी पावर जो केंद्र के हाथ में होती है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, वह राज्य जिसमें समस्त सत्ता एवं शक्ति एक केंद्र में निहित हो और जिसके प्रतिनिधिता उसकी इच्छा वैधानिक रूप से सर्वव्यापी हो जानी जाती है, वो एकात्मक सरकार के रूप में जानी जाती है। जैसे ही मैंने आप लोगों को ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया कि इसमें जो है पावर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है, पूरी सत्ता केंद्र के हाथ में रहती है। आप देख सकते हैं एकात्मक शासन व्यवस्था में शासन की संपूर्ण शक्ति संविधान द्वारा एक केंद्रीय सरकार में निहित की जाती है तथा शक्ति के प्रयोग में केंद्रीय सरकार की सर्वोपरि होती है। विविध प्रादेशिक सरकारें एवं स्थानीय सरकारें प्रशासकीय कुशलता के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा स्थापित की जाती हैं, जो इन्हें आवश्यक सत्ता प्रदान करती हैं और इन पर पूर्ण नियंत्रण रखती हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, एकात्मक सरकार में कानून बनाने की सत्ता सतत रूप से एक केंद्रीकृत शक्ति में निहित होती है, यह कथन किसका है? तो 38 का आंसर हो जाएगा डी, ये डायसी के द्वारा कहा गया था। AB डायसी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन में ब्रिटिश पार्लियामेंट की कानून निर्माण की शक्ति को देखते हुए उपयुक्त कथन को परिभाषित किया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एकात्मक शासित राज्य है? तो एकात्मक राज्य कौन सा है? UK, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी भारत, ऑस्ट्रेलिया और USA अमेरिका जो है संघात्मक राज्य हैं, UK इसमें एकात्मक राज्य है। आप एक्सप्लेनेशन रीड कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित युगों में से कौन सा युग्म गलत है पूछा। तो संसदात्मक शासन व्यवस्था ब्रिटेन, भारत और जर्मनी। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था अमेरिका, ब्राजील, लैटिन अमेरिका के राज्य, दक्षिणी अफ्रीका। और 40 संघात्मक शासन व्यवस्था इंग्लैंड, ये इसमें रॉन्ग हो जाएगा। संघात्मक शासन व्यवस्था जो है इंग्लैंड में नहीं है, इंग्लैंड में एकात्मक शासन व्यवस्था है, इंग्लैंड, जापान, चीन और फ्रांस में। और एकात्मक शासन व्यवस्था ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, ये राइट हो जाएगा, इसमें सी रॉन्ग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश अध्यक्षात्मक संसदीय प्रणालियों का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? तो अध्यक्षात्मक एवं संसदीय प्रणालियों का सर्वश्रेष्ठ एग्जाम्पल जो है फ्रांस है, यानी दोनों का जो मिक्सचर रूप है वो फ्रांस है, इसमें सी राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं 1958 में फ्रांस के 5वें गणतंत्र का संविधान कार्यपालिका के स्थायित्व की व्यवस्था अध्यक्षात्मक व्यवस्था के अनुरूप करने के उद्देश्य से प्रेरित रहा। इस संविधान में 2 विरोधी सिद्धांत स्थायित्व और उत्तरदायित्व को मिलाने का प्रयत्न किया गया। यह अध्यक्षात्मक एवं संसदीय प्रणाली का मेल करके एक ऐसा प्रतिमान प्रस्तुत करता है जिसे फ्रांस के लेखक प्रेसिडेंशियलिस्ट व्यवस्था कहकर पुकारते हैं। यह कथन किसका है कि संविधान सरकार के निरंकुश कार्यों को सीमित करता है? ये स्ट्रॉन्ग के द्वारा कहा गया था, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, संविधान विहीन राज्य एक राज्य नहीं होगा अपितु एक प्रकार की अराजकता की व्यवस्था होगी, यह कथन किसका है? तो ये जेलिनेक ने कहा था कि बिना संविधान के एक राज्य क्या होगा? एक प्रकार से अराजक व्यवस्था होगी, ये जेलिनेक का मानना था, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं एक अच्छे संविधान की आवश्यकता को रेखांकित करते हुए जेलिनेक का कथन है कि संविधान विहीन राज्य जो है राज्य न होकर एक प्रकार की अराजकता हो जा सकता है या हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। प्लीज़ आप लोग वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक ग्रुप में से शेयर कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले और इसी प्रकार की वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहें। चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।